बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है, बल्कि जितना भी मीडिया है और आपके ये हाथ में ये सोशल जो एक नेटवर्क है वो मोबाइल के अंदर है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन कोई 36 रोज़ के लगभग जो है ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग जो है होने वाले हैं। 36 रोज़ के करीब, बल्कि हो चुके हैं 36 रोज़ जो है। अब 36 दिनों के अंदर अब सिर्फ ईरान इसराइल की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया ने और स्पेशली इस खित्ते ने, मशरिक़ वस्ता और ये हमारा खित्ता जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, उनके ऊपर क्या असरात रहे इस जंग के, इस पे बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें और आलमी मंडी के अंदर क्या सिचुएशन है और हमारे मुल्क के अंदर क्या सूरत है, और कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इस वक्त लॉकडाउन या महंगाई की सूरत हाल है और अफरा तफरी का आलम है, कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पे बहुत सारा सूरत हाल ख़राब है इस वक्त इस जंग की वजह से, इस पे बात करेंगे। और अभी जो काश्तकार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनके लिए वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि मैं उनकी, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, सेम लफ्ज़ तो नहीं, उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ उनकी, मैं उनके साथ खड़ी हूँ इस वक्त के अंदर, मैं जो कर सकी उन ज़िम्मेदारों के लिए करूँगी। अब इस पे क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सरदार खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और इसके अलावा सीनियर कानूनदान है। अगले मेरे मेहमान हैं मोहम्मद शोएब बटालवी साहब, चेयरमैन यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। इनसे बात करेंगे कि एक्सपोर्ट पे और बिज़नेस और माशी सूरत हाल क्या है इस खित्ते के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, इस पर बात करेंगे। और बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं और बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और बड़ा घुमाते हैं बातों को। ख्वाजा अयूब नसीम साहब तज्जियाकार, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीन मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चौथे मेहमान हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे। सरदार साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा कि मैं थोड़ा सा पेट्रोल की कीमतें जो है वो अपने नाज़रीन के सामने शुरू करने से पहले रखना चाहता हूँ कि 1 फरवरी से लेके आज की डेट तक क्या सूरत हाल है। 1 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत है जी 253 रुपये 17 पैसे और डीजल की कीमत है 268 रुपये 38 पैसे। 1 मार्च को जी यही जो आपकी 1 फरवरी को होती है, 1 मार्च को ये हो जाता है पेट्रोल 366 रुपये 17 पैसे का लीटर हो जाता है। डीजल जो है वो जनाब हो जाता है 280 रुपये 86 पैसे का। उसके बाद ये 15 मार्च को जो है पेट्रोल जो है वो 321 रुपये 17 पैसे हो जाता है और डीजल 335 रुपये 86 पैसे हो जाता है। अब आ जाते हैं जी 3 अप्रैल को, यकदम जो है 137 रुपये का बम जो है अवाम के ऊपर रात को 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गिरा दिया जाता है और जिसके बाद पेट्रोल की कीमत चली जाती है जी 458 रुपये 41 पैसे और डीजल की चली जाती है जी 520 रुपये 35 पैसे। फिर अवाम का रद्द अमल आता है और यकीन कीजिए कि मैं इंक्लूडिंग मी, हम इस पे और बहुत सारे, हम तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन और बड़े बड़े नाम हैं वो सोचने में मजबूर हो गए कि अब हम इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ लें, बाइक्स निकालें, उनको कपड़ा शपड़ा मारें या क्या करें। गाड़ियाँ तो मतलब बंदे के बस में नहीं है, आप कैसे चलाएंगे। मतलब 1000 के अंदर 2 लीटर पेट्रोल तो अफोर्ड नहीं होगा। उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अप्रैल की रात को वो अब उसी टाइम तकरीबन 11 बजे के बाद जो है आवाम से खिताब मुख्तर करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इस जंग का इस पूरे खित्ते के अंदर बहुत मनफी असरात आ रहे हैं और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें, ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी थी जितनी पाकिस्तान के अंदर हुई है, ये भी सवाल है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब 80 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो कम कर दिया। उसके बाद उसकी कीमत जो है वो कम हो गई, लेकिन 378 रुपये 41 पैसे कीमत है जी आज की। अब लेकिन जब बात करते हैं डीजल की तो वो तो वहीं का 1 रुपया भी, उसके 1 पाई भी कमी नहीं की गई। लेकिन जितने काश्तकार हैं वो डीजल इस्तेमाल, ट्रैक्टर के अंदर डीजल इस्तेमाल होता है। आप उसके बाद बात कर लें कि उनके जो वो इंजन पे चलते हैं ट्यूबल, वो डीजल पे होते हैं। जितनी ट्रांसपोर्ट जो है वो चलती है, ट्रक लगा लें, बसें लगा लें, वो पेट्रोल पे या डीजल पे है। वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि हम जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या ट्रक है, उनको हम सब्सिडी देंगे। वो भी ऐलान किया उन्होंने। मोटरसाइकिलों को 100 रुपया, लेकिन उसका एक तरीकाकार है कैसे मिलेगा। क्या इससे पाकिस्तान जो है वो महंगाई से बच सकता है? सिद्धार्थ साहब,
आप क्या कहेंगे कि ये जंग जो है ये इस खित्ते के अंदर ले दे गई, 36वें रोज़ में दाखिल हो गई है, लेकिन पाकिस्तान जो है इससे मुतासर बहुत हो रहा है। अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि ये अगर तवील जंग होती है तो क्या सूरत हाल होगी और अब तक क्या इसमें नुकसान हो चुके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है जो समझने की है कि हमारे पास बकौल हमारी हुकूमत के 2 महीने के रिजर्व्स या उससे कुछ लगभग आगे पीछे रिजर्व्स मौजूद पेट्रोल के हैं, जो कि अभी तक ये 36वें रोज में गई है, वो अभी टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ। और ये भी समझने की बात है कि पाकिस्तान के जो ऑयल जहाज आ रहे हैं, वहां से शिप्स आ रही हैं, वो रोकी नहीं जा रही हैं। ईरान ने बर्मला कहा है कि वो हम नहीं रोकेंगे और वो आ रही हैं, उस सप्लाई के अंदर कोई डिसरप्शन नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर फिलहाल ऑयल की शॉर्टेज के हवाले से कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। जहां तक बात है पेट्रोल को इजाफा करने की, तो वो मैं आपको बता दूं कि इस महीने पाकिस्तान ने 3.5 बिलियन यूएई से जो 1996 में 97 में लिया था एक साल के लिए, वो अब 30 साल हो गए हैं और वो अब आके कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस करें। इसी तरह यूरो बॉन्ड वाले जो हैं वो भी हमने वापस करने हैं, और दीगर और ममालिक, बल्कि सुना ये है कि जो चाइना के भी पार्क थे यहाँ पर, जो सिचुएशन बनी है उसके अंदर भी कोई ना कोई हलचल मौजूद है। तो पब्लिक को ये बताया नहीं जा रहा है क्योंकि पैसे है नहीं है इनके पास, तो इन्होंने आवाम को बजाय इसके कि सहूलत देते, इन्होंने दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल करके यहाँ पर जो है क्योस मचा दिया। आप ये देखिए कि ये जो 3 दिन की छुट्टी की गई है, क्या इससे पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी, या इससे जो है हमारा जुडिशरी जो कहती थी कि जी वर्क पाइल अप हो गया और बैकलॉग मौजूद है जिसके लिए इन्होंने एक स्पेशल कोर्ट, फेडरल कोर्ट बनाई, क्या वो उससे खत्म हो जाएगा? ये पाइल अप होगा, इंक्रीज होगा, लोगों की एग्नी बढ़ेगी। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि डीजल, भाई आप किस तरीके से सब्सिडी दोगे मोटरसाइकिल वाले को? जब वो आए मेरे साथ चलते हैं, वहां पंप वाले से पूछते हैं कि भाई क्या आपको कोई गैजेट दिए गवर्नमेंट ने कि जो वो पैमाना है मापने का मोटरसाइकिल के लिए चेंज हो जाएगा, ट्रैक्टर के लिए चेंज हो जाएगा, और जो है जो गाड़ी वाला जाएगा उसके लिए चेंज हो जाएगा? वो पैमाना तो वही है। तो ये तो सिर्फ गिमिक्स हैं लोगों को बताने के लिए कि जी हम आपका बड़ा दर्द रखते हैं इसलिए हम ये कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं और दिल पे पत्थर रख के बढ़ाई जा रहे हैं। भाई आपके अल्ले तल्ले तो वैसे ही हैं, आपके खर्चे वैसे ही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे वैसे ही हैं, प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे वैसे ही हैं। वो तो उन्होंने देखे 2 महीने के लिए पहले उन्होंने कहा था कि 2 महीने जो है जितने भी गुजरा है वो तनख्वाह नहीं ली। बड़ी खूबसूरत बात, 6 महीने कर दिए, वो तो कर बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तनख्वाह न ले वो क्या वहां पर मिनिस्टर्स इनक्लेव है, सिर्फ एक चीज, मिनिस्टर्स इनक्लेव में जिनके घर मौजूद है वो तो सारे सरकारी हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस सरकारी है, उसके खर्चे तो कोई कंटेन नहीं कर रहा है। वहां पे जो हजारों के मुलाजिम मौजूद हैं और वहां पर जो खर्चे हो रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। जो वहां पर बिजली के बिल है उसमें कोई कमी नहीं है। ये तो कह दिया जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप भी थी भी सिलानी चाहिए ना। मैं लास्ट वीक गया हुआ था इस्लामाबाद, मैं फेडरल सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वो चाय मतलब अक्सर होता था, वो बिस्किट शिस्किट ले आते थे, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होती थी, तो सिंपल चाय यही। तो साथ उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है कहा है कि ये सरकारी जितने दफातर हैं और जितने वज़रा के दफातर हैं वहाँ पे सिर्फ सादगी चलेगी, कोई बिस्किट, कोई खाना वाना, कोई इस तरह के शशके मशके नहीं चलेंगे, ताकि रोकें। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है। ये तो मैं आंखों देखा हाल है जी, मैं ये बता। बड़ी खूबसूरत बात आप बता रहे हैं, लेकिन इनके प्रोटोकॉल में कोई कमी आई है? जो कॉन्वॉयज चलते हैं उनमें कोई कमी आई है? आप उन नॉन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं जिसके अंदर आप आवाम को कोई फायदा नहीं है। अगर प्रोटोकॉल के अंदर एक मिनिस्टर अपने वो गाड़ी जो पुलिस की प्रोटोकॉल की, अगर वो अपनी पॉकेट से अगर वो डीजल या पेट्रोल डलवाता है तो फिर क्या इसमें? उसकी पॉकेट भी पब्लिक पॉकेट ही है, छोड़ दें। ये तो आपके सामने है कि ये इलेक्शन से पहले क्या होते हैं और इलेक्शन के बाद क्या होते हैं। ये ना, हमारा तो सब ब्लैक एंड व्हाइट में है। हम तो एज ए लॉयर जो है, मैंने ये नहीं कहा कि आप उसमें, मैंने कहा सियासत का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसीलिए इनसाइडर होते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब गिमिक्स हैं। ये लोगों को बता रहे, अगर ये अब जो गवर्नमेंट मौजूद है या जो इनके साथ एलाइज है, ये तो पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क पर रूल कर रहे हैं, तो कौन सी जो है वो दूध की नहरें इन्होंने बहा दी हैं या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट दिया है? मैं अभी आपको जो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 1996-97 में आपने यूएई से लोन लिया था 1 साल के लिए,
और यही हुकूमतें रही। और अब जब वो यहां तक आ गए हैं, उन्होंने कहा जी अब बस कर दे, बहुत हो गई, अब हमें वापस करें। ये तो पता लगेगा इसमें भी जब अब ये 3 पेमेंट्स करनी है हमने, एक नहीं करनी इस महीने में, 3 पेमेंट्स हमने करनी है जो हमने डॉलर्स में करनी है। जब वो जाएंगी तो फिर आपको समझ आएगी कि जो मजीद टैक्स लगेंगे इस पब्लिक के ऊपर, जो मजीद इनका खून, ये पैसे इसलिए नहीं थे कि ये जो है प्रोटोकॉल पे लगे या ये लैविश प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगे, ये आवाम के लिए, आम आदमी के लिए ये सहूलतें देने के लिए था। ये इसलिए नहीं थे कि गोबर पे भी टैक्स लगाने की बात की जाए, या आप अपने ही मर्जी के रिश्तेदारों से जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है इंपोर्ट करके और आप डीसीज को कहें कि हर पेट्रोल पंप के ऊपर जो है अगर इलेक्ट्रिक आपका नहीं लगेगा वो चार्जिंग के लिए, तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ये पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जितनी बातें करते हैं सब हवा में है, कोई चीज जमीन पे, ग्राउंड पे अवेलेबल नहीं है। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, आए मेरे साथ, ये सामने क्रॉस द रोड चलते हैं, पेट्रोल पंप मौजूद है, वहां चल के किसी मोटरसाइकिल वाले से पूछ लेते हैं, भाई आपको कोई सब्सिडी का किसी ने कहा है या आपको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है? या आए चले फिर किसी गांव में जाके किसी ट्रैक्टर वाले से पूछ लेते हैं। सुना को मैकेनिज्म बना रहे हैं उस पे, वो तो इंशाल्लाह बनता रहेगा, अगले 5 साल नहीं बनेगा वो, ये तो कमेटी डाल दी है, जब निकलेगी तो निकलेगी। शुएब बटालियन साहब, अब खोसा साहब जो है वो तो कहते हैं जी ये पेट्रोल की कीमतें जो कम की गई हैं और जो इस तरह से सब्सिडी की बात कर रहे हैं, इसका कोई अवाम को खातर का फायदा नहीं होगा और ये जो सब्सिडी ये कोई नहीं मिलने वाली। अब आप जो कि बिजनेसमैन हैं और एक ऐसी तंजीम यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन उसको लीड कर रहे हैं, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर बड़ा रोल है और एक्सपोर्ट के अंदर स्पेशली नौजवानों को आप लेके जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये आ जाए, इस पे बाद में डिस्कस करते हैं पेट्रोल क्या होना चाहिए क्या नहीं। ये जो इस खित्ते के अंदर जंग है, इससे क्या आपके एक्सपोर्ट जो है उस पर भी फर्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इससे तो जो आपने पहले बात की पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की, उसमें मैं पहले बात करूंगा कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी किसी भी चीज़ की जो प्राइसेस बढ़ाई जाती है या पेट्रोल की या किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ, वहाँ के चैम्बर्स के साथ मुशावरत की जाती है। यहाँ पे हमारे तो लाहौर चैम्बर क्या, किसी भी चैम्बर के साथ या किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ 1% भी मुशावरत नहीं की गई और अचानक से जो है पेट्रोल रातों रात बढ़ा दिया गया, डीजल प्राइसेस बढ़ा दी गई। उससे इतना ज्यादा वैसे कब हुई थी? अब तो नहीं हुई, वैसे हुई कब थी? पहले भी कभी नहीं हुई, लेकिन जो है ना बिजनेस कम्युनिटी को इत्मीनान में लेके देखें, 99% जो है आपकी मईशत में आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिजनेसमैन होता है। ये जो आप 2700 अरब की अयाशियां कर रहे हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स जो है वो 2700 अरब कहाँ से आता है? वो हम लोग देते हैं, बिजनेस कम्युनिटी देती है, जो हम लोग टैक्सेस देते हैं, वहां से आता है ना इस 2700 अरब। उस पे ये लोग अयाशियां करते हैं क्योंकि इनकी अपनी जेब से नहीं है वो जा रहा था 2700 अरब। सर अयाशियां क्या है? एक ब्यूरोक्रेट के साथ सरकारी गाड़ियां चल रही होती है, जिसकी इस्लामाबाद पोस्टिंग है, वो लाहौर से इस्लामाबाद जाता है हर वीकेंड पे आता है। उसके बाद उनको सरकारी घर मिले होते हैं, उनको एयर टिकट्स मिली होती हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बिजली के बिल में उनको रिलैक्सेशन है, उनको सुई गैस के बिलों में रिलैक्सेशन है, किसी इदारे में उनका काम नहीं रुकता। उसके बाद जो करप्ट हैं लोग, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, उनके लिए लोग बड़े बड़े हमारे जैसे मजबूर बिजनेसमैन उनके घरों में पैसा लेके बैठे होते हैं, तो उन्होंने सैलरी से तो उनका गुजारा नहीं होता। इस टाइम पे हालात ऐसे हैं, आप मुझे ये बता दें कि जो है यहाँ पे 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख ब्यूरोक्रेट की सैलरी होगी, उसमें उसका गुजारा या आपका मेरा गुजारा, बच्चों की फीसिस, जो आज का पेट्रोल की प्राइस है उस हिसाब से आप 10 दिन का गुजारा नहीं कर सकते। तो ब्यूरोक्रेट जो है वो कैसे उसको मैनेज करता होगा? वो फिर करप्शन ही करेगा। ये तो एक जो है ना मुल्क जो है सिर्फ और सिर्फ अशराफिया और जो है अमीर तबके के लिए रह गया और कुछ नहीं है। दूसरी बात आपने की, जंग के हालात से हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है सर, इतना ज़्यादा फर्क पड़ चुका है। मैं आपको बताऊं कि मैं ये समझता हूं कि दिस इज़ राइट टाइम कि हम जो है अपने आप को, अपनी एक्सपोर्ट्स को दुनिया में बढ़ा सकते थे, इतनी ज़्यादा बढ़ा सकते थे। इसकी मिसाल ऐसी सूरत हाल में हमेशा हर आने वाली मुश्किल जो है वो हर आने वाली मुश्किल आसानी पैदा करती है। ठीक है, हमारे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी फरमान है। इसी तरह आप देखें, मैं आपको बैक पे ले जाता हूँ, 2015 में कतर की और सऊदी अरब की जंग हुई, तो इन्होंने दरमियान से जो रोड है वो जो कतर और सऊदीया को टच करता था, वो दरमियान से खुदाई करके उसको ख़त्म कर दिया, उसको बंद कर दिया। कतर जो था डिपेंडेंट था, टोटल जो है फूड उनका इधर से सऊदीया से सारा आता था, तकरीबन ऑलमोस्ट 90%। उस टाइम पे हमारे पाकिस्तानियों ने, या पाकिस्तान नून लीग की तब भी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कोई उस पर
जो है वो वर्किंग नहीं की। उस टाइम पे तुर्की ने, इंडिया ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, हमारे हमसाया मुल्कों ने, चाइना ने, इन्होंने कतर में इतना फूड, वो एक दिन के लिए परेशान हुए लेकिन इन्होंने इतना फूड उधर पोर्ट पे पहुंचा दिया, एयरपोर्ट पे और सी पोर्ट पे, कि उनको इन्होंने बिजनेस किया। उसके बाद कतरी जो है वो तुर्की के साथ उनके देखें कि क्या बिजनेस टर्म्स है, उसके बाद इंडिया के साथ क्या बिजनेस टर्म्स है, उसके बाद बांग्लादेश के साथ क्या बिजनेस टर्म्स है, उसके बाद श्रीलंका के साथ क्या बिजनेस टर्म्स है, और पाकिस्तान के साथ आप देख लें, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इतना जलील करते हैं वहां पे। अगर आप दोहा में या उधर पोर्ट पे आप पहुंचाएं या एयरपोर्ट पे पहुंचाएं सामान, फूड आइटम्स, इतना वो जलील करते हैं, या इतने डॉक्यूमेंट्स और वो, ठीक है। इसी तरह से अभी जंग लगी है, अभी देखें गल्फ पूरा जो है वो इस टाइम पे कि वहां पे फूड जितना भी है, गल्फ की अपनी कोई प्रोडक्शन तो है नहीं है, सारी बाहर से आती है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने, किसी एक बंदे ने भी गवर्नमेंट लेवल पे, ये जो हमारे बैठे हुए मिनिस्टर, खासतौर पे कॉमर्स मिनिस्टर जो है जाम कमाल साहब, जिनको बैठाया गया है, उन्होंने इतनी सी भी एफर्ट नहीं की कि मैं एफर्ट करूं थोड़ी सी कि हम जो है अपनी फूड आइटम्स जो है, ये जंग लग गई है वहां पे, जाहिर बात है फूड आइटम की जरूरत है। गल्फ में सारी की सारी इंडिया, पाकिस्तान, एशिया से सारी फूड आइटम्स आती थी, वहां पे इन्होंने इतनी सी जहमत नहीं की। एयरलाइंस ने जो है वो रेट्स अपने दबा के बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ने से पहले ही एयरलाइंस ने अपनी मर्जी से फ्रेट रेट्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम था कि उसको प्रॉपर पूछा जाता कि आपने ये फ्रेट रेट्स क्यों बढ़ाए हैं। जो ग्राउंड हैंडलर्स हैं, जो पोर्ट पे होते हैं, एयरपोर्ट्स पे या पोर्ट्स पे, उन्होंने अपनी मर्जी से 50 रुपए पर किलो जो फ्रेट है उसके ऊपर चार्जेस स्टार्ट कर दिए। उसको किसी ने पूछा, उस पर हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फ़हीमुर रहमान सहगल साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बिजनेस कम्युनिटी ने एहतजाज किए, एक्सपोर्टर ने एहतजाज किए। मजाल है किसी गवर्नमेंट के अदारे के ऊपर सुई भी जो जू है वो भी रेंगी हो, किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। नहीं, उसके तो आप उसके बाद इतनी तजवीज उसके दे बाद रहे हैं, तो आप क्यों नहीं गए कॉमर्स मिनिस्टर? सर हम गए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने सारा, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब की नहीं सुनी गई, हमारे कैब के प्रेसिडेंट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी नहीं सुनी गई। उसके बाद एक्सपोर्टर एसोसिएशन वालों ने, बात बड़ी ठीक है, कैसी सिचुएशन में, जैसे कतर का आपने एग्जांपल दी जी, अभी भी वक्त था, आप अपने फूड आइटम्स को दे सकते थे, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। उसका फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा इंडिया उठा रहा है, इंडिया दबा के अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। उसके बाद श्रीलंका अपने दबा के एक्सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, चाइना दबा के कर रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो जो $30 बिलियन पे चली गई थी, वो वापस अभी देखिएगा, अभी ये जो इस ईयर जून में जो आएगा बजट, उसमें देखिए कितनी नीचे चली जाएंगी। इसके बाद डीजल पेट्रोल की प्राइस है, SIFC डीजल की जो प्राइस आप बता रहे हैं, इन्होंने कम नहीं की अभी तक। उससे SIFC की जो इतने सालों की मेहनत थी, जो इतना बड़ा आर्मी का प्रोजेक्ट था, उसमें देखिएगा इसके ये तो अभी से आप इफेक्ट हो रहे हैं ना, आप लोग, हम लोग, मैं भी इफेक्ट हुआ हूँ, ये भी लोग इफेक्ट हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी इफेक्ट हो रही है, सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं। आर्मी का जो सिपाही है बेचारा, जो हमारा पुलिस का अदारों का सिपाही है, जो दूसरे अदारे हैं उनका कांस्टेबल है, उसकी सैलरी बेचारे की 40,000 50,000 रुपये सैलरी है। उसमें वो पेट्रोल डलवाएगा, अपना ड्यूटी पे जाएगा, या अपने बच्चों की फीस अदा करेगा, या घर का राशन पूरा करेगा, वो खाना खाएगा, क्या करेगा वो बेचारा? तो ये सारी चीजें मैनेज करके, मतलब आप समझते हैं कि साथ मुशावरत करके, मतलब इसका तो मतलब बटालियन सर ये हुआ ना कि इस वक्त जो सूरत हाल है जंग की, उसके असरात सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हो गए, जिस तरह आप कह रहे हैं, वो कारी कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे जंग हो जाए, कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके असरात सबसे पहले पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तानी हम लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब, आप भी शामिल हैं, सब लोग ये समझते हैं कि जी जंग लगी है, हम या बुरे हालात आए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बना लें, ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें जो है हम अपनी जो है ना वो करप्शन कर ले, हम अपने आप को सेव कर ले। यहाँ पे आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो तो एक को रास्ता मिले, दूसरे को ना मिले, वो कहते हैं ठीक है मैं गुजर गया, बाकी जाए बाढ़ में, जहाँ मर्जी जाए। ठीक हो गया ख्वाजा अयूब नसीम साहब। अब बात यह है कि खोसा साहब और बटालवी साहब तो बस वो एक चीज़, बात जो पूछना चाह रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे। आप, मुझे लगता है इस पर तजिया ज़रूर करेंगे कि अब ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग तकरीबन 36वें रोज़ में है। अब मशरक़ वस्ता तो इससे मुतासर है, तकरीबन मशरक़ वस्ता पूरे में जंग है। अब ये खित्ता भी मुतासर हो रहा है उससे। सर जी इसका हल क्या है? ये जंग रुकेगी कहाँ रुकेगी जाके? ये तवील होगी, इसका कोई ना कोई एंड तो होगा ना। तो इस तरह तो मतलब रगड़े जाएगा पाकिस्तान, तो रगड़ा जाएगा। पाकिस्तान में पहले ही हालात इस तरह के थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है, बात शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि बटालवी साहब ने जो बातें की है, माशाल्लाह मुझे तो आज ऐसा लगा है जैसे मैं किसी स्कूल में बैठा हुआ हूँ और तीसरी या चौथी क्लास का स्टूडेंट हूँ और
टीचर हमें पढ़ा रही है, बस बताती जा रही है और कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं बता रही कि इसका हल क्या है। सबक पढ़ा रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं दे रहे। लेक्चर्स चलते रहते हैं। और खुर्रम साहब माशाल्लाह इनका फैमिली बैकग्राउंड और इनकी ज़ाती शख्सियत जो है पॉलिटिक्स के लिहाज से तो नो डाउट एक नाम है खोसा फैमिली का। इनकी बहुत सारी चीज़ें सच्ची हैं और इनसे मैं इत्तफाक भी करता हूँ और हकीकत पर मबनी जब भी बात होती है। लेकिन गुजारिश ये है, जब मैंने अपनी बात करनी है तो मैंने मेरिट्स पे बात करनी है। देखिए, आपने मुझे क्वेश्चन किया है जंग के लिहाज से जी, लेकिन इस मामले में कोई शख्स प्रोडिक्शन नहीं कर सकता कि जंग कितनी देर चलेगी। लेकिन कुछ हमें असेस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वही तो वो देखिए, ट्रम्प साहब रात को जो स्पीच करते हैं, मुझे आज मैं इस और आपके प्रोग्राम में ऑनर का बात कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ट्रम्प साहब ने कोई स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकरेज हाउस ले लिया हुआ है और रात को बयान देते हैं ताकि सुबह स्टॉक एक्सचेंज अप हो जाए, और रात को बयान देते हैं तो पता लगे जी स्टॉक एक्सचेंज 50 पॉइंट माइनस चलेगी। तो उनके बयान की जो वक़्त है ना, जो हैसियत है, वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की हद तक ही रह गई है। और जंग के लिहाज से मैं उनको इतना, उनके जो बयानात हैं मैं उनको इतना मुस्तनद नहीं समझता, चूँकि वो यू टर्न इतने ले रहे हैं कि शायद इस वक्त दुनिया में कोई भी सदर किसी कंट्री का भी इस तरह यू टर्न नहीं ले रहा जिस तरह ट्रम्प साहब ले रहे हैं। और दूसरी बात ये उनको समझ आ गई भी है कि जंग, पहले वो चाहते थे कि ये जंग हम इसको लंबी करें, कंटिन्यू करेंगे और ईरान शायद थक जाएगा, लेकिन अब मामला रिवर्स हो गए हुए हैं। वो समझते हैं कि अगर हम जंग लंबी करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात हैं, ईरान के लिए आसानियां पैदा होंगी, चूँकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि ईरान कितना ताकतवर है। ईरान ने बता दिया। देखिए, इस वक्त ये मैं समझता हूँ जंग अजीम में भी कोई ऐसी जंग, आज 100 साल 2 साल की हिस्ट्री निकाल लीजिए, कोई ऐसी जंग मुझे बता दीजिए किसी मुल्क ने लड़ी हो जिसमें एट अ टाइम वो 8 महाजों पे लड़ रहा हो। इस वक्त ईरान, यूएई, कतर, सऊदीया, लिबनान, इसराइल, जितना जहाँ यूएस बेसिस है वहाँ पे वो 8 जगह पे लड़ रहा है। तो मुराद यह है वो कहीं भी किसी जगह भी वो शिकस्त खुर्दा नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह से ही ट्रम्प साहब हर आधे घंटे में आके ऑनर कोई ना कोई ट्वीट करते हैं या उनका कैबिनेट का कोई ना कोई आदमी ट्वीट करता है और मैसेज देते हैं कि ये मैसेज, ये जंग जब चाहे जीत लें। देखिए, जो उनका मैसेज था रजीम चेंज का, वो तो हार गए। वो तो मैं समझता हूँ उनका मकसद हल नहीं हुआ। रजीम चेंज से मुराद ये होती है कि अवाम की तरफ से कोई ऐसा उबाल आए कि अवाम अपनी हुकूमत को बर्दाश्त ना करे, तो रजीम चेंज तो मुझे समझ आती है। किसी जगह पे आप बमबारी करके किसी को आप शहीद कर दें या मार दें, तो वो रजीम चेंज के ज़मरे में नहीं आती। हाँ, रजीम चेंज तब होती कि जो उनका प्लान था यूएसए का। खैर से मैं ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि इस बात जो 8 महाजों पे ईरान लड़ रहा है और ट्रम्प जो रात को बयान देते हैं ट्रम्प साहब, इसके ऊपर ये जंग तवील हो सकती है या जल्दी खत्म हो सकती है? मेरा ख्याल ये फैसला कुन हो सकती है। फैसला कुन हो सकती है। ईरान ने भी तहिया कर लिया है कि अब 100 बम की जगह एक दिन में 1000 बम फेंको ताकि इतनी दूर भाग जाए कि जहां से इनका वापसी का रास्ता ना मिले। और मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही वो होने वाली है। ठीक है जी, मुझे जाना है ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ एन की MPA कुदसिया बतूल साहिबा भी होगी, उनसे भी जानते हैं कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल जो है वो किधर जा रही है और आलमी सतह पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। मुझे जाना है ब्रेक पे। ब्रेक के बाद बोलते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह मैंने कहा था कि हमें MPA मुस्लिम लीग नून कुदसिया बतूल साहिबा ज्वाइन करेंगी, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कुदसिया बतूल साहिबा, आपने वक्त दिया। ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी कि ये जंग जो है ये लगता है कि फैसला कुन मरहले में जाने वाली है। ख्वाजा नसीम, अयूब नज़ीर सबका ये तजिया था। सरदार खुर्रम लतीफ़ साहब, आप जो है आपसे पहले जब आप कह रहे थे कि UAE पैसे मांग लिए हैं पाकिस्तान से कि वो हमारे जो रिजर्व हुए थे वो वापस कर दें, तो कर्जा तो अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान, आपने कहा पाकिस्तान वो देना चाह रहा है तो पाकिस्तान देगा तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, इस पर तनकीद तो नहीं करनी चाहिए। अगर ये है तो हुकूमत को चाहिए ये आवाम को बताएं कि हम पैसे इस तरह से लगाएं कि हम वापस करने लगे। मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको टाइम लाइन बता रहा हूँ कि 1996 में हमने लिए थे, 96-97 में 1 साल के लिए। 1 साल से लेकर अवाम का जी वो 30 साल में हम उस पर इंटरेस्ट रहता है
वो हमें निचोड़ रहे हैं, हमारी हुकूमतें वापस नहीं कर रही हैं। अच्छा, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं हम। इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, और अब भी हम इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। तो ये तो उस वक्त लेने वाले जो 1 साल के लिए जिन्होंने लिया था उनको सोचना चाहिए था। अब आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी है, या ये कमोडिटीज की क्यों बढ़ रही है, या फिर हम गोबर पे क्यों टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था, सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा था। अच्छी बात है, कर्ज तो वैसे ही वो शहीद को भी माफ नहीं है, तो हमें वापस करना चाहिए इसमें। और वो यूरो बॉन्ड वाले भी मांग रहे हैं कि अगर अहमियत पूछनी है ना तो आपके साथ जो बैठे हो ना बटाली सर, इनसे पूछे। नहीं, इससे पहले भी वो अपना प्लांट्स लगे थे बायोगैस वाले, वो सारे फ्लॉप हो गए, क्योंकि वो उस तरीके से आप इसको, ये तो एक फ्यूल बर्न करते हैं विलेजेस के अंदर, लोग उसको जो है बनाकर उसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो वो तो उसकी अहमियत इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल है, वहाँ पर अल्टरनेट फ्यूल है ये। बाकी और दीगर चीज़ें भी आपसे, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, और पंप्स वालों को जैसे अभी मैंने आपसे गोशगुजार किया कि उनको थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मैं तो आपको ओवरऑल एक चीज बता रहा हूं, वो अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कचरे में जाएगा। आपने इससे पहले अगर ये हो जाता है तो आप पेट्रोल डीजल से आपके गोशगुजार कर रहा हूँ, हम एक तजर्बा किया, हमने किया। सीएनजी बसें आज वो कहाँ गई जो इंपोर्ट हुई थी, वो जो सारी सड़कों पे नजर आती थी चलते हुए, वो आज सीएनजी स्टेशन कहाँ गए? ये खोसा साहब एक अलग इशू है कि वो हम उसको कंटिन्यू कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जो प्रोजेक्ट से आते हैं वो आवाम की फलाह के लिए होते हैं ना। सब्सिडी देना, उस पे सब्सिडी दें, उस पे लोगों को क्यों बोझ बना रहे हैं, लोगों को क्यों थ्रेट कर रहे हैं कि आप ये यूनिट्स लगाएं? नहीं, आप 1500 देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात को ऐलान किया कि 1500 फी एकड़ के हिसाब से जो जिम्मेदार हैं, काश्तकार हैं छोटे, उनको हम सब्सिडी देंगे, उनको लोन देंगे, जिसमें या सब्सिडी का लफ्ज़ बोला उन्होंने, सब्सिडी देंगे। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे कहा और बाइक्स को 100 रुपये कहा। अगर इस पे अमल दरामद हो जाता है तो ये तो मतलब आपने वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि अमल दरामद नहीं होगा, अगर हो जाता है तो ये तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। हम तो जन्नत की बातें कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा एक फेथ है, बिलीफ है। अब बात यह है कि इससे पहले भी बुलंदो बाला वादे हुए, और गालिबन बसंत के ऊपर हमने सुना कि येंगो जो है वो सर्विस, या एक टैक्सी सर्विस थी जो फ्री चलेगी, जिसमें लोग ट्रेवल करेंगे और उनको मिलेगा। अब बात तो प्रैक्टिकल है कि एक पंप के ऊपर आपने एक सिस्टम लगाया हुआ है, एक गैजेट लगा हुआ है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक वो जो कर रहा है अपने हिसाब से, वो क्या उसको आप कैसे चेंज करेंगे, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सीएम साहिबा ने इंटरसिटी जितनी ट्रांसपोर्ट है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसें हैं और ये मेट्रो है, वो फ्री कर दी जी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो आपको भी, पाकिस्तानियों को। उस पर आप ये भी तो बताएं ना कि सब्सिडी कितनी जानी है, वो जो बोझ हमारे ऊपर पड़ना है अल्टीमेटली 1 महीने के बाद, जरा वो भी तो कैलकुलेट करके बताएं ना कि आज जो आप ले रहे हैं, आपका पैदा होने वाला बच्चा जो है वो भी कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, तो मजीद आप अगली 10 नस्लों को कर्ज के अंदर डुबो रहे हैं। ये भी तो कम से कम बताया जाएगा। तो मैं तो देखें भाई, मैं तो आपको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं तो खोसा था, लेकिन खोसा साहब वो सिर्फ सियासतदान नहीं है, साथ वो सीनियर कानूनदान भी है, लेकिन मुझे हर एंगल से वो आगे से वो घेरा डाल रहे हैं। अब इसके जवाब तो आप दे सकती हैं कि वो पेट्रोल जो है वो कहते हैं जी आलमी मंडी में इतना पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ना डीजल इतना महंगा हुआ है जितना पाकिस्तान के अंदर महंगा हो रहा है, तो क्यों जंग के असरात सिर्फ पाकिस्तान पर मुरतब क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा? इसका आप जवाब दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो ये इन्होंने तो मैनो मानू की जो है इनकी कैंपेन और इनकी आदत जो है वो तो रहनी है हमेशा से। आपको याद होगा जब एक वक्त था कि पेट्रोल जो था 60 रुपये था और गोल्ड जो था 45,000 पर था, तब तो ये डी चौक पे घुंघरू बांध कर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। तो इनका मकसद है एहतजाज करना, इन्होंने ये कुछ करते ही रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत ऐसन इक़दाम कर रही है। इस देखिए जी, ये एक जंग के जो हालात हैं इंटरनेशनली लेवल पे सबके साथ है, और इससे बेहतर तरीके से निपटना यही अक्लमंदी है, दानिशमंदी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप ने बहुत ऐसे इक़दाम किए हैं आपके सामने, आपने खुद भी बताया जी। बिल्कुल, वो किसानों को रिलीफ दे रही हैं और दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने जो रजिस्टर्ड मोटर बाइक्स हैं उनको वो जो है मंथली उनको पर लीटर पर जो है 100 रुपीज़ जो है रिलीफ देंगे। कैसे देंगे? भी उनको उन्होंने कहा है ना कि 20 जो लीटर डलवाएगा वो इसी तरह देंगे ना जो रजिस्टर्ड होंगी बाइक। कैसे रजिस्टर, उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे? कोई तरीकाकार? नहीं, उनका तरीकाकार यही होगा ना। देखिए, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म, एक तरीकाकार होता है। अब ये तो नहीं ना कि हर बंदे की मोटरसाइकिल जो मतलब किसी की खरीद रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। उन्होंने पहले ही आपको बता दिया कि जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स होंगी, ID कार्ड होगा और उस बंदे के नाम पर होगी। बाइक मेरे नाम पे है, मेरे पास ID कार्ड है, तो मुझे वो जरूर मिलेगा। देखिए, आपको पता है कि
90% 80% जो है हमारे मुल्क में गरीब तबका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब्सिडी देने जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने जो पिछले 3 हफ्ते था जो सब्सिडी दी है 129 अरब, वो बिला तफरीक दी गई। उसके बाद क्या हुआ, इन जैसे जो अब मैं क्या कहूँ कि ये न्याजी टोला जो है, ये लोग इनके पास बड़े वसाइल हैं, क्योंकि ये डी चौक में जो है करते रहे हैं एहतजाज और हर चीज़ के बारे में जो भी लीडरशिप हमारी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये लोग तो सैरो तफरी के लिए चले गए। तो इसलिए अब जो हमारी लीडरशिप का फैसला है कि जब सब्सिडी दी जाएगी वो गरीब तबके को दी ये जाएगी। सैरो तफरी के लिए चले गए, ओके, मैं मान लिया सैरो तफरी के लिए चले गए। आपने अभी फरमाया कि काश्तकारों को जो है हम सहूलियात फराहम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कर रही है। ज़रा मैम ये फरमाइएगा कि काश्तकार जो है वो जो ट्रैक्टर है वो किस पे चलता है, पेट्रोल पे चलता है या डीजल पे चलता है, और जो वो इंजन पंप है जिससे वो ट्यूबवेल चलाते हैं वो किस पे चलता है? देखिए जिस पे भी चलता है आपको पता है डीजल पे चलता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके ऊपर वो दे रहे हैं ना सब्सिडी। इस चीज को आपको 520 रुपए 35 पैसे रेट है डीजल का, जिसमें तो वो उसमें सब्सिडी देंगे ना। आप जरा थोड़ा हौसला तो रखिए। अभी तो बयान आया है, आपको पता है कि एक वाहिद जमात इस पे कुछ होगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक वाहिद जमात PMLN ही है जो इस मुल्क के अवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी और इस मुल्क को इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देगी और इंशाल्लाह ताला उनको अकेले नहीं छोड़ेगी। बटाली साहब, आप ऐसे मिलके सब जो है मायूसी फैला रहे थे, मैडम आई उन्होंने कहा जी अच्छा हो रहा है और सब अच्छा हो जाएगा। और इन्होंने एक बात की कि ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये कहाँ गई। इनके दौर में कुछ भी नहीं था। मैंने आपको पहले ही कहा, एहतजाज, रोना पिटना यही कुछ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लीडरशिप के दौर में ये इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ये जो बाइक्स आई हैं आपको सड़कों पर नजर आ रही है। जरूर लूंगा, लेकिन एक मैम और यहाँ पे चीज़ फरमाइएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट पहुंची हैं। ये बातें हो रही थी मईशत के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी सूरत हाल और इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोर्ट है वो पूरी दुनिया जो है वो वहाँ पे जब ऐसा मौका मिलता है तो एक्सपोर्ट बढ़ाती है। तो हम एक्सपोर्ट में बहुत पीछे जा रहे हैं। हम अपनी फूड आइटम्स जो है, हम वेजिटेबल्स जो है, हम राइस मतलब फूड में आ गई, उनको हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए आपको पता है कि सब आज से पहले जो हमारी लीडरशिप के दौर से पहले जब इनका दौर था उस वक्त महंगाई जो थी वो कितनी अरूज पे थी। आपने अब देखा है कि मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो बहुत कम हो चुकी है। उसकी वजह यही है कि जो पहले हमारे मुल्क में तो लोगों को, गरीब आवाम को कुछ खाने को मिल जाए, उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। जी, मुझे जहाँ तक पता है कि SIFC जो है उन्होंने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरीन किरदार अदा किया था। उन्होंने एक स्टॉप लगाया था, SIFC ने हुकूमत के साथ मिल के उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है कहीं स्टेबल नहीं हो रहा, पाकिस्तान की मईशत ऊपर नीचे जा रही है, मायूसी है अवाम के अंदर जिस तरह आज फैली हुई है ये पेट्रोल के ऊपर। तो वो उन्होंने तब जो है हुकूमत का साथ दे के SIFC इदारे ने जो है स्टैंड किया था। अब क्या सूरत हाल है बटालवी साहब? आप एक्सपोर्ट को देखते हैं, उनके चेयरमैन हैं, तो मैडम तो कह रही हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे और आप थोड़ा सा वेट करें, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर हो जाएगा सब कुछ। देखें, ये तो खान साहब भी कहते थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तब ये खोसा साहब की जो पार्टी है ये लोग भी कहते थे घबराना नहीं है आपने। तो मैडम साहबा जैसे बात कर रही है कि पहले जो थी महंगाई जो थी वो पहले से कम हुई है। ये आप देखें कि 2022 में उन्होंने हुकूमत छोड़ी, उसके बाद ये लोग आए तो कहाँ कम हुई है। महंगाई की शरह तो 192% जो है वो ऊपर चली गई है। इनके दौर में तो इनका तो यही था ना कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एज ए अवाम बात करता हूँ कि आप कह रही है मुझे पता है ये हम एक दूसरे पे ही क्यों कीचड़ उछालते हैं। हम बजाय इसके कीचड़ उछालने के, इनकी पार्टी के, खोसा साहब की पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने भी सारी जिंदगी स्टूडेंट्स को जो है ना, अवाम को इतना खराब किया, उनको भी कीचड़ उछालने पे ही वो चोर है यही बताते रहे। उसका पब्लिक को क्या फायदा हुआ? पब्लिक को 0% फायदा हुआ, नुकसान ही हुआ उल्टा। इसी तरह मैडम साहबा भी PMLN ये भी कीचड़ उछाल रहे हैं इनके ऊपर कि जी इनके दौर में ये था, इनके आप अपनी बात करेंगे आप लोगों ने क्या किया है। महंगाई तो आपको कहने का मतलब ये कि जरा भी कम नहीं हुई। एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय पब्लिक का जैसे मैडम ने बताया कि PMLN वाहिद जमात है जो कि सिर्फ पब्लिक का सोचती है। अगर पब्लिक का सोचते हैं तो ये आप पेट्रोल के जो $2 अरब आपने UAE को वापस करने हैं वो आप, उन्होंने पता क्या धमकी दी है? उन्होंने ये धमकी दी अगर आप ये जो 1996 में लिए गए थे $2 अरब अगर आप वापस नहीं करेंगे, जो आपके सियासतदान हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इधर दुबई में UAE में हम जब्त कर लेंगे।
अगर पीएमएल वापस हो जाएंगे, अगर पीएम हो जाएंगे, मैंने कह दिया हो जाएंगे, अगर ये कहा तो हो जाएंगे। अगर ये चाहती है कि पब्लिक का, अभी देखे ना 25 करोड़ अवाम है, एक तरफ 25 करोड़ अवाम है, एक तरफ थोड़े से पॉलिटिशियन है, तो उनकी अगर प्रॉपर्टी जब्त होती है तो होने दे उनकी प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल में आपको गलत इंफॉर्मेशन है। उनका मकसद ये है कि आप लोग भी इसराइल को मान ले, आप भी पाकिस्तान को, उन्होंने ये धमकी लगाई है कि आप भी इसराइल को मान ले तो हम आपका ये जो इसराइल को मान ले, जिस तरह के इन्होंने। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं, वैसे नहीं ऐसी बात यही बात हुई। अच्छा, मेरी बात सुने, उनका मतलब ये कि ईरान का साथ ना दे, ईरान का साथ ना दे, ठीक है। उनका मकसद ये था कि ईरान का साथ ना दे, आप हमारे साथ मिले, ईरान का साथ छोड़े, ये बात धमकी लगाई है, उनका साथ ना दी। सर दूसरी बात, मैडम साहब आपने मुझे, अच्छा देखिए आपकी तजाद आ गया, आप कह रहे हैं उन्होंने प्रॉपर्टी का कहा, मैडम कह रही है कि उन्होंने कहा कि ईरान का साथ ना दें, नहीं तो अगर साथ देंगे तो पैसे वापस करें। सर ये तो ऐसी बात है। देखिए वो अपने आप को नहीं डिफेंड कर पा रहे, उनका क्या हाल हो गया। अगर सियासतदान है ना, अगर सियासतदान को उन्होंने कह दिया ना कि सियासतदान जितने भी हैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, क्योंकि वहां पे हर पार्टी के सियासतदानों की है, अगर उन्होंने ये कह दिया ना कि प्रॉपर्टियां जब्त कर लेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ ये पैसे वापस। सर मेरी उधर मेरा दुबई में छोटा सा ऑफिस है और छोटा सा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ पब्लिक। अच्छा सुन लेना, पब्लिक के लिए ना कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये 25 करोड़ आवाम के लिए 100 लोग अगर कुर्बानी दे दें, ये जो पॉलिटिशियन है, जितने भी सियासतदान है, तो इससे क्या ही अच्छा होगा, इनको दुआएं मिलेंगी, इनका वोट बैंक बनेगा। अभी तो इनका वोट बैंक जीरो हो गया, नंबर 1। नंबर 2, मैडम साहबा ने, आपने पूछा मईशत की बात की है मैडम साहबा से कि एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है, दिस इज राइट टाइम के हम जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। तो मैडम साहबा ने कहा पहले रोटी तो खा ले। मैडम ये एक्सपोर्ट जो है वो बैकबोन की हैसियत रखती है, अगर रोटी के लिए पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से रोटी हम खाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी जो है आप गोबर की बात कर रहे थे, गोबर की इंडिया जो है वो 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है गोबर की, गोबर की। हाँ जी, हाँ जी, 10 अरब डॉलर गोबर कहाँ यूज होता है? ये पर मंथ की बात कर रहे हैं या पर ईयर की? पर ईयर की। अच्छा, सालाना। आप गोबर कहाँ यूज होता है? गोबर यूज होता है आपकी बायोगैसेस में, गोबर यूज होता है आपकी ये जो मजहबी, उसमें हिंदू यूज करते हैं गोबर को। आप इतनी ज़्यादा चीज़ों में वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक्सपोर्ट के बारे में मैं 10 बार आपके जो है मैडम साहबा की जो लोग हैं, लीडरशिप है, इनको बता चुका हूँ कि आप इस तरफ थोड़ी तवज्जो दें, जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें। ये हमारे जो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं औरंगजेब साहब, वो बैंकर हैं, और वो बैंकर ऐसे बैंकर हैं कि वो बैंकर्स को फैसिलिटेट करने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बैठे हुए। बैंकर्स अपनी मर्जी से बैंकों में पैसे तब जाएंगे ना जब लोगों के पास होंगे। जी, बैंकों के पास पैसे तब जाएंगे ना बटाली साहब, जो होंगे। जब आप काम ही नहीं करेंगे, पैसे नहीं होंगे, तो बैंकों पैसे जो एक्सपोर्ट रेमिटेंस बाहर से आ रही है उसके ऊपर पहले 1% था टैक्स, PMLN के आने के बाद 2% पे चला गया और अब 2.5 पे चला गया। 2.5% जो टैक्स है एक्सपोर्ट रेमिटेंस के ऊपर, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काट रही, जबकि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कोई ऐसा एक कंट्री मुझे दिखा दे जहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट की रेमिटेंस के ऊपर टैक्स जा रहा हो। अच्छा, ये बात एक साइड पे रख दे। उसके बाद 2.5% ये लोग काट रहे हैं, और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैंकों को इस बात उनकी तरफ से, हमारे बैंक ये बताते हैं कि जनाब अगर 2.5% के ऊपर 3% बैंक अपनी मर्जी से डिडक्शन कर रहा है, अगर हम उनको पूछते हैं, वो कहते हैं जी अगर हमने इतनी ये चार्जेस ना काटे तो हमें जो है स्टेट बैंक की तरफ से जो है ना वो हमें फाइन बड़ा हैवी आ जाता है। मैं मिला जाके, आपके स्टेट मिनिस्टर साहब है ये जो अभी बैठे हुए हमारे बिलाल अजहर कैनी साहब, उनको बताई, जान कमाल साहब को मिलने की कोशिश की। ये लोग तो बात सुनना पसंद भी नहीं करते कि कोई बंदा आके आपको बता रहा है, एक गाइड कर रहा है। सर ने जैसे कहा अभी कि शुएब साहब ने, हम समझ रहे हैं कि तीसरी चौथी क्लास के हम स्टूडेंट हैं और टीचर शुएब साहब जो है वो उस्ताद है और बता रहे हैं, तो इसका हल सोल्यूशन मैं अभी आपके प्रोग्राम में बैठ के आपको 100 ऐसी एक्सपोर्ट की चीज़ें बता सकता हूँ कि जिसको हम अगर सिर्फ उनको हल ही कर ले, जो पाकिस्तान लेवल पे सिर्फ इश्यूज है, बाहर किसी फार्मर के साथ हमारे इश्यूज नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे उनको हल ही, सिर्फ हल्का सा इन्होंने थोड़ा सा एक्शन लेना है, पॉलिसीज में थोड़ी सी तरमीम करनी है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो, मैं आपको शर्त से कहता हूँ कि बांग्लादेश, इंडिया और ये एशिया में हमारी एक्सपोर्ट जो है इनके मुकाबले में आ जाएगी। सोल्यूशन तो बटाली साहब जब बात सुनी जाए जी, लेकिन कोई बंदा बात, आप मुझे अभी कह रहे थे कि आपका उठना बैठना ज्यादा नून लीग में है,
ठीक है, लेकिन आप उनके एंटी भी बात करते हैं। मैं उनके एंटी नहीं हूँ, मैं कोई भी पाकिस्तानी नून लीग के एंटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को इस बात का गुस्सा है कि देखें पेट्रोल पूरी दुनिया में नहीं बढ़ा, आपने $2 अरब देने हैं तो आप अपनी पॉकेट से दें। आप सारे पॉलिटिशियंस जैसे ये बता रहे थे कि 6 माह की सैलरीज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम जी, वो रात को ऐलान किया, वो 4 अप्रैल को उन्होंने ऐलान किया। हाँ जी, सैलरीज से तो कोई पॉलिटिशियन गुजारा भी नहीं करता। सैलरीज कितनी है इनकी? 5 लाख होगी, 6 लाख होगी। 6 लाख रुपया 2 बच्चे हो जिसके उसका घर का मंथली फिर भी एक्सपेंस कम है उसका, तो वो तो सैलरीज में पहले भी नहीं गुजारा कर रहे। इनके फ्यूल पे भी उन्होंने कम किया है, फेडरल में भी और प्रोविंस जितने सर फ्यूल में किया है, लेकिन आपकी इकोनॉमी जो है, जो आपकी बड़े ट्रक चलते हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट का माल लेकर आते हैं वो सारे डीजल पे है। उसमें वैसे रात को प्राइम मिनिस्टर ने सब्सिडी का ऐलान किया है जी कि वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जब देंगे तो तब की बात है ना। अभी पेट्रोल सस्ता किया, 100 रुपया उन्होंने कहा उसके ऊपर सब्सिडी देंगे मोटर बाइक्स वालों को, जैसे खोसा साहब ने बात की है उसका सब्सिडी उनको देंगे, लेकिन फ्यूल तो उन्होंने ऑल ओवर ही सबको पूरा कम किया है ना, उसमें तो नहीं उन्होंने किया। अच्छा ख्वाजा साहब बात ये है, ख्वाजा साहब से ले लो, ख्वाजा साहब बड़े खामोश बैठे हैं तब से। ख्वाजा साहब अब गुफ्तगू तो सुन रहे हैं तीनों मेहमान, अब बात ये है कि इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाते रहेंगे या आलमी सतह पे? देखें शुएब साहब ने मशवरा बहुत अच्छा दिया है कि हम जब कतर में जब ऐसी सिचुएशन थी, तो जब इंडिया ने वहाँ स्पेस बनाई, तुर्की ने बनाई, बांग्लादेश ने बनाई, तो हमें क्या मुसीबत थी, हम क्यों नहीं गए वहाँ पे? इसी तरह की आज की सूरत हाल है कि जब मशरक़ वस्ता के अंदर ऐसी सूरत हाल है तो हम ऐसी सिचुएशन में अपनी एक्सपोर्ट या अपनी फूड आइटम्स या बाकी चीज़ें हम क्यों नहीं बढ़ाते, क्यों हम पीछे? लोगों साहब गुजारिश ये है, मुझे तो आज ऐसा लगा जैसे मैं ऑडियंस में बैठ रहा हूँ और मैं सबके बातें सुन रहा हूँ। गुजारिश ये है कि जब आप किसी को प्रोग्राम में बुलाते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि चीज़ आउटपुट आप उसको दें ताकि ऑडियंस को चीज़ सामने नजर आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं तो पॉलिटिशियन से बहुत डरता हूँ। मेरे राइट साइड पे PTI है, लेफ्ट साइड पे PMLN है और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मुझे किसी ने दबका मारा तो मैं तो कैसे आऊँगा? किसी के पल्ले कुछ नहीं है। इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है इसी तरह चलता रहेगा और मैं हुकूमत वक्त को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ अपने आदमी तैयार करें टीवी प्रोग्राम में भेजने के लिए, उनको ट्रेनिंग दिया करें। 2-3-4 प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं और उसमें हुकूमत की तरफ से जितने भी लोग आते रहे हैं, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जमा तफरीक है, सुबह है दोपहर हो जाएगी, दोपहर है सूरज ढलते शाम आ जाएगी, कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। ये इसी तरह चलता रहना है। जंग अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला ईरान जीत जाएगा, सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे। चंद दिनों में देखिए जो ही अमेरिका पीछे हटा, इसराइल ईरान की एक खुराक है, एक खुराक के बराबर है। जैसे एक गोली खा लें सर दर्द खत्म हो जाएगी ना, तो इसराइल ईरान की एक खुराक है, नजर नहीं आएगा कहीं भी। और मुझे आने वाले दिनों में ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। ईरान ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। तो अब यूएसए की पोजीशन ये आई हुई है, वो कहता है कि मुझे इज्जत से निकलना है। इसराइल ने उसको घुसेड़ लिया है। अब आपको बताओ इसके पसे पर्दा क्या है। पसे पर्दा ये था कि मोदी साहब जब इसराइल गए, ये एक गठजोड़ था इसराइल और इंडिया का, और साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर में लिया था अफगानिस्तान को कि हमने अब ईरान तो फौरन ख़त्म हो जाएगा, एक अटैक से 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन लेट जाएगा, तो अगला टारगेट होगा पाकिस्तान। तो मुराद ये है, वो उनको समझ नहीं थी कि शायद 100 इसराइल भी इकट्ठे हो गए और 100 इंडिया भी इकट्ठे हो गए। साहब वो इसराइल का बाप भी पाकिस्तान की तरफ से देख सकते। मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ, 100 इंडिया भी इकट्ठे होके आ जाए। 25 मई वाली बात देखा नहीं, इसराइल आया नहीं, 25 मई वाली बात इंडिया के साथ आया नहीं। देखिए संदूक 2 जो उन्होंने रखा हुआ है ना, ये संदूक 2 हो जाएगा उनका। ये अपने घर में वो इतनी दूर चले जाएंगे, इंडिया वाले इतनी दूर चले जाएंगे इंशाल्लाह। इधर पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स जो चीजें पाकिस्तान के पास है ना, दुनिया में चंद कंट्रीज, अब चूंकि उनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो चीजें बनी हुई हैं। टेक्नोलॉजी के अलावा वो जज्बा और आज जो जनूबी कोरिया ने कल वो परसों मिसाइल डाला है ना, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो गई कि वो तो व्हाइट हाउस तक उसकी रेंज है। तो पाकिस्तान के पास दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इंडिया के एक खित्ता वो तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, और इसी तरह इसराइल ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ,
बचेगा नहीं। तो ये जंग का कोई ऐसा मामला नहीं अच्छा है। सर जी, जंग खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा ख्वाजा साहब? पाकिस्तान जो 80 साल कुछ नहीं ना बिगड़िया था, तो बिगड़ना है इंशाल्लाह था हुन भी कुछ नहीं। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट है, आपने जो कुदसिया बतूल साहिबा ने बातें उनका आप जवाब दे दें, फिर मैं कुदसिया साहिबा के पास जाकर इनकी बातों पे मुझे शेर याद आ गया कि बुतों पे जाके दिल मुब्तला नहीं आता, पुकारता हूं तो कहता है जा नहीं आता। अब ये माशाल्लाह इन्होंने एक स्क्रिप्ट याद किया हुआ है पूरी पार्टी ने, इमरान खान इमरान खान इमरान, इनको फोबिया हो गया इमरान खान का। ये रात को नींद में भी इमरान खान कहते हैं, इनको नींद में भी धरने याद आते। तो खैर इनकी बात का मैं क्या जवाब दूं, अवाम जवाब दे चुकी ना इलेक्शन के अंदर, इनको रिजेक्ट करके फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आगे भी पब्लिक जवाब देगी। जहां तक किसान की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह इन्होंने पिछले 3 साल से बेचारे किसान का जो है खून निचोड़ लिया है, ना गंदम का रेट ना आलू का रेट, वो बेचारा अपनी फसलें लेके फिर रहा है, उसको कहीं वो बेचने के लिए नहीं मिल रहा, वो खुदकुशियों पे आ गए हैं। माशाल्लाह इनसे इतनी उनको मोहब्बत हो गई है कि वो हाथ उठा उठा के इनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह इनको जल्दी उठा ले। 1987 से ये खानदान, पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए, तब से लेके आज तक ये इख्तिदार में है, ये किसी न किसी शक्ल में इख्तिदार में है। अब ये कहे कि वो कुछ अरसे के लिए एक हुकूमत आ गई, भाई बताओ 1987 से लेकर आज तक आपने इस मुल्क का क्या किया? 1996-97 में जो यूए से कर्ज लिया था, आप झूठ बोल के आज तक वो अवाम का खून निचोड़ के उसका जो सूद है वो जमा करा रहे हैं। तो कोई तो ऐसी बात करें जो पब्लिक को समझ आए। वैसे ये एक स्क्रिप्ट इनका लिखा हुआ है, मैं वो तो नहीं कहता कि इनकी डायरी में लिखा हुआ है जिससे ये सब उनके पास एक ही है। बहरहाल मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज की पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो जज करना जानते हैं। आपको चाहिए था फौरन आते, आप आके ये असेंबली में पुट करते, आप ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस बुलाते, आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते। नहीं देखिए, कोई रीजनेबल बात करें ना। एक तरफ आप जो है एक पार्टी को, आपके साथ ये नून के साथ भी यही हुआ, मियां साहब ने सफर नहीं किया सरदिया के हाथ में, मियां साहब ने सफर नहीं किया जेलों के अंदर, ये लोग नहीं गए। इस मुल्क का कौन सा पॉलिटिकल वर्कर है जिसको फांसी नहीं लगी या कोड़े नहीं लगे या उसने सफर नहीं किया? उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हमने मदरसे में यही सबक पढ़ा था, तो हमें भी यही पढ़ाना है। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। चले अपना मैडम कुदसिया बतूल साहिबा, अब आप सोल्यूशन देखें, इल्ज़ाम हम एक दूसरे के ऊपर देते रहे, इस वक्त सूरत हाल ये नहीं है। इस वक्त जो है पाकिस्तान को आगे लेके चल रहे हैं, ये 25 करोड़ आवाम जो है ये पिस रही है, लोग एंजाइटी में चले गए हैं, लोग सोच रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल से हटालें, हम खाएं क्या, चले कैसे, साइकिलें निकालें, क्या करें, किस दौर में चले जाए। इसका कुछ सोल्यूशन बताएं कि आवाम कैसे मुतमिन हो, आवाम को मुतमिन तो करें ना आप। देखिए जी, मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की है और मैंने आपको बताया है कि हमारी जो लीडरशिप है वो बेहतर तरीके से इक़दाम कर रही है, और इससे ज़्यादा और वो क्या कर सकती है। जो एक आलमी लेवल पर, एक इंटरनेशनली लेवल पर जो ऑयल की कीमत है, अगर वो असल में तो वही कीमत है ना जो रात उन्होंने बताई है, और उन्होंने एक जो है मसनूई तौर पर उसको सब्सिडी देकर लोगों को रिलीफ दिया है, ठीक है। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी कल उन्होंने अनाउंस किया है। तो आपको पता है कि ये जो आबनाए हरमस का जो एक केस चल रहा है, एक जंग चल रही है, इसकी वजह से जो है मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। और जब भी ये इस तरह इंटरनेशनली लेवल पर वॉर होती है तो इसी तरह के हालात और मामलात होते हैं। बिल्कुल, अगर ये जंग ना रुकी तो मामलात और ज़्यादा पेचीदा होंगे और लोगों को अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी और उनको समझना होगा। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हमारी लीडरशिप अवाम को, मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेगी। इसकी बेहतरी के लिए हमेशा वो इक़दाम करती रहेगी और इसके साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया जी तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। अब बात यह है कि जी ये 36वें रोज़ में जो दाखिल हुई जंग अमेरिका, इजराइल और ईरान की, इसमें जो ज़्यादा मुतासर कंट्रीज़ हुए, इसमें फ़िलिपाइन में इस वक्त एमरजेंसी नाफज है जी, वहाँ पे थाईलैंड की बात करूँ, वहाँ पे शदीद बहरान है। मैं हमारे हमसाया मुल्क भारत जो सबसे साजिश करता है इस खित्ते के अंदर, वहाँ पे गैस और पेट्रोल की किल्लत में शदीद जो है कमी आ चुकी है और वहाँ पे पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मैं जो अपने किसान भाई हैं उनके साथ खड़ी हूँ, उनके साथ सपोर्ट करूंगी, इनको चाहिए कि सपोर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ठीक है फौरन जो 135-37 रुपए के लगभग पेट्रोल बढ़ा, फौरन अगले दिन आके उन्होंने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। लेकिन अब लीवी जो लगाई
लगाते हैं इसको और कम करके और आवाम को फेवर दीजिए। और डीजल की कीमतों में प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर देखें आप उस पर, क्योंकि काश्तकार जो है वो बेचारा मर जाएगा। अगर काश्तकार जो है और ट्रांसपोर्ट इसी तरह महंगी रही तो फिर कोई चीज भी जो है महंगाई से कोई नहीं रोक सकेगा। आपने जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कहा, कहा कि ट्रकों को हम सब्सिडी देंगे, इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देंगे, और डीजल पे आप आए, डीजल को किसी तरीके से कम करें ताकि आम आदमी जो है, जो 1-2 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला जिम्मेदार है, वो भी इससे जो है फायदा ले सके। और इस वक्त हमें मुनज़्ज़म कौम एक बनने का, इस वक्त सियासत करने का वक्त नहीं है। सियासत करते रहे, हर वक्त सियासत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करे, पीपल्स पार्टी भी करे, नून लीग भी करे, बाकी जमातें भी करे, लेकिन आप स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ बैठ के आप तमाम, जिस तरह अगर बिजनेस कम्युनिटी है उसके साथ बैठे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, काश्तकारों के साथ बैठ के ऐसा मैकेनिज्म बनाए, ऐसा माहौल बनाए जिससे हर तबके के लोग जो है वो उससे फायदा उठा सके। और पाकिस्तान जो है वो जिस तरह SAFC बेहतरीन किरदार अदा करी थी उसी तरीके से आगे जो है पाकिस्तान की मईशत बढ़ सके। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, काश्तकारी को बढ़ाना होगा, फिर ही पाकिस्तान जो है वो तरक्की राह पर गामजन हो सकता है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेजबान इजाज डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।